जय हिंद साथियों, मैं अनूप आपके अपने YouTube चैनल जय काव्य अकादमी पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पर्यावरण के तहत हम लोग विशेष सेशन को लेकर चल रहे हैं आपके CTET के एग्ज़ाम को देखते हुए, तो उसी क्रम में हम बेहतरीन सेशन के पर्यावरण के उन चुनिंदा टॉपिकों को मैं लेके आ रहा हूं आप लोगों के सामने, जिनको आने की CTET में संभावना प्रबल है। अभी आपका PRT का एग्ज़ाम लगा हुआ है, जस्ट अगले महीने में नवंबर के लास्ट वोस्ट में शायद संभावना है, तो उसका भी ये मैटर कवर करेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। अब कल हम लोग ने क्या जैव विविधता के बारे में थोड़ी सी चर्चा की, तो जैव विविधता कहते किसे हैं, जैव विविधता होता क्या है। तो अब देखते हैं कि जैव विविधता जो पाई जाती है वो किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आप लोग जानते हैं जैव विविधता भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय क्षेत्रों पे पाई जाती है, जहाँ पे गर्मी सूर्य की लगभग सीधी किरणें पड़ती हैं, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी पाई जाती है, वेटलैंड एरियाज में पाई जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने एक जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको लिख के बता दिया। तो जैव विविधता का संरक्षण तो किस स्थान पर किया जाता है। तो जैव विविधता का संरक्षण जो होता है, जैव विविधता का संरक्षण क्या है, जैव विविधता का संरक्षण तो वह कैसे किया जाता है। तो एक स्वस्थाने पर और एक बाह्य स्थाने पर, बाह्य स्थाने पर। ठीक, एक वही स्थान जो नेचुरल रूप से उनका वह स्थान बना हुआ है, जैसे जीवों का स्थान क्या, जैसे इसमें क्या हो जाएगा, जिसमें क्या हो जाएगा, जीवों का स्थान, जीवों का स्थान आ जाता है इसमें। बताइए, जो प्राकृतिक रूप से, जैसे वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। वन्य जीव जो अभयारण्य होते हैं वह जीवों के प्राकृतिक निवास स्थान पे ही बना दिए जाते हैं, कि मतलब ये ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे बहुत ही जीव रह रहे हैं भारी संख्या में, तो जैसे कि शिकार उनका ना हो सके, उनकी प्रजातियों को खतरा ना हो सके, इसीलिए उस क्षेत्र को क्या कर दिया जाता है, संरक्षित कर दिया जाता है। तो वह क्या होता है, उनके प्राकृतिक स्थान के आधार पर ही जो क्षेत्र संग्रहित किया जाता है संरक्षण, उसको वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं। वही बात है, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी। बाह्य स्थान के आधार पर कि जीवों को उनके प्राकृतिक स्थान से उठाकर, प्राकृतिक स्थान से उठाकर कहीं चिड़ियाघर में ले जाना, चिड़ियाघर में ले जाना। ठीक है मित्र, यह क्या होता है, बाह्य स्थान पर इनका संरक्षण होता है। जैसे मान लीजिए, और इसमें जैसे कि अनुसंधानशाला भी हो जाती है, अनुसंधानशाला, क्योंकि इन जीवों पे क्या होते हैं, प्रयोग भी होते हैं। तो अनुसंधानशाला में भी क्या करते हैं, चले जाते हैं यह, तो बाह्य स्थान के आधार पर और यह स्वस्थान के आधार पर, अर्थात जो स्वयं का स्थान है और अर्थात जो बाह्य स्थान है। ठीक है, इसमें दो चीज़ें क्या कर दी जाती हैं, बांट दी जाती हैं मित्र। अब इसमें एक चीज़ आता है, देखते हैं। अब नोट में लिखिए, कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जिसको आप नोट कर लीजिए, या आपके परीक्षा में वैसे ही छपने वाले हैं। ठीक है, जो कि हर बार क्या करता है, इसका रिपीट करता है। तो पहला करिए 22 मई को, रुकिए, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला जो है दूसरा, इसमें क्या है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011 से 2020 को भारत सरकार द्वारा
भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011 से 2020 को जैव विविधता दशक घोषित किया। जैव विविधता दिवस क्या किया? जैव विविधता दशक घोषित किया। दिवस नहीं, दशक, दशक है ना। जैव विविधता दशक घोषित किया। ठीक है साथी, अगला लिख लीजिए, आगे इंपॉर्टेंट है अगला भी। अगला आते हैं, इसमें लिखिए सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र। इसमें लिखिए, मेन पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं, सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, जैव विविधता वाला क्षेत्र केरल की साइलेंट वैली जिसे कहते हैं, अर्थात शांत घाटी है। शांत घाटी है, साइलेंट वैली कहते हैं। ठीक है, अगला लिखते हैं। अगला क्या है देखते हैं। अगला है भारत के पूर्वोत्तरी राज्यों को, भारत के पूर्वोत्तरी राज्यों को, भारत के पूर्वोत्तरीय राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वार कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अर्थात जो प्रवासी पक्षी होते हैं वो क्या होते हैं? आते हैं उधर ही से, तो इसीलिए जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। अर्थात उधर विभिन्न प्रकार की जैव विविधताएं पाई जाती हैं। ठीक है, आगे जो है, भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना दिसंबर 2002 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना दिसंबर 2002 में, दिसंबर 2002 में। ठीक है मित्र, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबकी, नहीं बताइए, आप खुद से बताइए कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं। ठीक है, जैव विविधता के क्षेत्र में, जैव विविधता में भारत का स्थान क्या है? विश्व में 12वां है। कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चतर चोटियों की तुलना में क्या है? पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चतर चोटियों की तुलना में निम्नतर चोटियों में जैव विविधता सामान्यतया अधिक पाई जाती है। क्या होती है? सामान्यतया अधिक पाई जाती है। बताइए, यहां तक क्लियर है साथी? यहां तक क्लियर है सब? ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, यहां तक क्लियर है ना। पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चतर चोटियों की तुलना में निम्नतर चोटियों में जैव विविधता सामान्यतया अधिक पाई जाती है। जो ये जैव विविधता में भारत का स्थान जो है, मैं इसको हटा के यहाँ से मैं अच्छी जगह लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ जैव विविधता में, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, जैव विविधता में
भारत का स्थान 12वां है। ठीक है, ज्योतिता में भारत का स्थान क्या है? 12वां है। अब आगे जो चलेंगे, अब उसमें क्या आएगा कि उष्णकटिबंधीय वर्ष वन जो विश्व के लगभग 13% भूभाग पर फैला है। आगे चलते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान दे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये हूबहू क्या होते हैं पेपर में छपते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो विश्व के लगभग 13% भूभाग पर, विश्व के लगभग 13% भूभाग पर क्या है? फैले हुए हैं। क्या साथी? फैले हुए हैं। कभी कभी पूछ देता है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन विश्व में कितने प्रतिशत भूभाग पर फैले हुए हैं, तो आप बताएंगे क्या? 13% भूभाग पर फैले हुए हैं। आगे, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्रों में संसार की 50% से अधिक ज्ञात पादप प्रजातियां उपलब्ध हैं। ठीक है, क्या है? उष्णकटिबंधीय, इसीलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्रों में संसार की या विश्व की लगभग 50% से अधिक क्षेत्रों में विश्व की लगभग 50% से अधिक 50% से अधिक पादप प्रजातियां फैली हैं। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? बताइए, यहां तक सही है ना साथी? बताइए, कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए बेहतरीन सेशन के साथ, और इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए? शेयर करिए। आप शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए और लोग जुड़ें। क्या दिक्कत है? अकेले देख के कौन सा पहलवान होना है? अरे कंपटीशन का मजा तो तभी आता है ना जब उसमें टक्कर देने वाले होते हैं। अकेले पास हो जाएंगे। अगर मान लीजिए किसी एग्जाम में आपको अकेले बैठा दिया जाए तो क्या ही मतलब निकले? कैसा हुआ एग्जाम? इससे अच्छा नहीं है कि आपको नियुक्ति दे दिया जाए। तो वही बात है कि और लोगों को क्या करिए? जोड़िए, ताकि तब न पता चलेगा किसके अंदर कितनी माइंड कैपेसिटी ज़्यादा है। तो आप लोग जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है। अब क्या आएगा? अब जो अगला, बताइए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है? ये मुख्य पॉइंट भी मैंने आपको नोट करवा दिया। अब आगे चलते हैं, जैसे कि हॉट स्पॉट जोन, ऐसे क्षेत्र जो क्या किए गए? हॉट स्पॉट कर दिए गए। मतलब क्या होता है इसमें कि जो संवेदनशील स्थल होते हैं, जहां पे जैसे कि कोई प्रजातियां जो हैं लगभग वो विलुप्तता के कगार पर आके खड़ी रहती हैं, वैसे जोन को क्या कर दिया जाता है? हॉट स्पॉट जोन को हॉट स्पॉट जोन के रूप में घोषित कर दिया जाता है। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है? बताइए। आपको बता दें, अभी थोड़ा सा अब ये समझ में आ गया ना कि अच्छा, लिख दे रहा हूं, ऐसा स्थान जहां पर निवास करने वाली
विभिन्न जीवों की प्रजातियां संकटग्रस्त होती हैं, संकटग्रस्त या कह सकते हैं विलुप्त प्राय के कगार पे होते हैं, विलुप्तता के कगार पर होती हैं, विलुप्तता के कगार पर होती हैं, वैसे क्षेत्र को क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट जोन कहा जाता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि जो उष्ण स्थल है, इसमें 3 स्थल है, इसमें भी जानते हैं ना कि जंतु जगत है, संवेदनशील स्थल है, तो इसको हॉट स्पॉट जोन को 3 भागों में बांटा गया। ध्यान दीजिएगा 3 भागों में क्यों बांटा गया, मैं बता रहा हूं अभी 3 भागों में क्यों बांटा गया। ध्यान दीजिएगा 3 भागों में इसलिए बांटा गया कि जो उष्ण स्थल हैं, उष्ण स्थल, यहां पर साथी लगभग 1500 स्थानीय प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। 1500 स्थानीय प्रजातियां क्या हैं? संकटग्रस्त हैं, मतलब एकदम विलुप्त प्राय के कगार पर हैं। ठीक है, अभी भारत में भी आएंगे, घबराइए मत। और क्या होता है? जंतु जगत, वनस्पति जगत आ जाएगा दूसरे में, ऐसा जगत जो जंतु जगत और वनस्पति जगत। ठीक है, और अगला आ जाएगा संवेदनशील स्थल। 3 जोन इसमें बनाए गए, संवेदनशील स्थल। इसमें 3 क्षेत्र जोड़े गए, उष्ण स्थल, जंतु जगत, वनस्पति जगत और संवेदनशील स्थल। ठीक है, तो उष्ण स्थल में 1500 स्थानीय प्रजातियों को संकटग्रस्त बताया गया। ठीक है, अब संवेदनशील क्या बोलते हैं कि स्थल में 70% विलुप्त और 30% शेष रह गई हैं। बहुत दुखद ये सूचना है साथी, बहुत दुखद बात है कि 70% विलुप्त प्राय तथा 30% शेष प्रजातियां। बड़ी दुखद बात है, समझ लीजिए। अगर जब ये प्रजातियां ही नहीं रही तो क्या करेंगे? इसका लेकर क्या करेंगे? संसार का संचालन ही तो इन सब से होता है, वनस्पतियों से, जीवों से, जंतुओं से। मनुष्य तो ऐसा भूखा भेड़िया बन चुका है आज के डेट में, आधुनिक काल का मनुष्य, कि औद्योगिक विकास के चक्कर में वह किस क्रूरता के साथ जंगलों को, जीव जंतुओं को समाप्त करते जा रहा है। उसको कोई चिंता ही नहीं है अपने भविष्य के आने वाली पीढ़ियों की, जो कि क्या होती है, इन्हीं पे निर्भर है। यही होते हैं जो प्रकृति के और मनुष्य के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। जब यही वनस्पतियां, यही जीव जंतु नहीं रह जाएंगे तो कैसी प्रकृति और कैसा संतुलन? फिर प्रकृति अपना प्रचंड रूप दिखाएगी, फिर उसके बाद क्या होगा? ढूंढते रहिए अपना मैटर, नहीं मिलने वाला साथी। दिख तो रहा है ना बच्चा, दिख तो रहा है, क्लियर ना? हाँ चलिए, अब सॉरी, जो जंतु जगत या वनस्पति जगत होता है, इसमें मैं आपको बता देता हूं कि इसका 1998 में, कब साथी? 1998 में एक क्या आते हैं, कह सकते हैं जीव वैज्ञानिक होते हैं, नॉर्मन मायर। कौन होते हैं? नॉर्मन मायर। ठीक है, अब यह नॉर्मन मायर क्या होते हैं कि नॉर्मन मायर ने 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया। ठीक है, जैसे कि जो इसको 2 कैटेगरी में इसलिए डिवाइड किया गया कि विश्व स्तर पे बताया गया कि लगभग विश्व भर में 35 हॉट स्पॉट जोन हैं। कितने? 35 हॉट स्पॉट जोन, 35 हॉट स्पॉट जोन। ठीक है, और भारत में 4 हॉट स्पॉट जोन है।
क्या साथी, 4 हॉट स्पॉट जोन है। बताइए यहां पर कोई दिक्कत बताइए। और लगभग 10 स्थलों की अभी तक पहचान की जा चुकी है। 10 स्थलों की पहचान हो पाई है अभी तक। ठीक है, अब भारतीय हॉटस्पॉट जोन देखते हैं। क्या साथी, भारतीय हॉटस्पॉट जोन। तो भारतीय हॉटस्पॉट जोन जो है, भारतीय हॉट स्पॉट जोन अर्थात भारतीय संवेदनशील क्षेत्र जो है। अब देखिए इसमें भारतीय हॉट स्पॉट जोन में कौन कौन से जीव जो है क्या है इसमें शामिल हैं और किस क्षेत्र के शामिल हैं। तो आपको मैं बता दूं कि पहला इसमें क्षेत्र आ जाएगा पूर्वी हिमालय। क्या आ जाएगा, पूर्वी हिमालय क्षेत्र। ठीक है, पूर्वी हिमालय क्षेत्र आ जाएगा। अब इसमें कौन कौन से जीवों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है, तो आप ध्यान दीजिएगा। नीली भेड़, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, बहुत बेहतरीन सेशन है साथी, बहुत ही बेहतरीन सेशन है। ऐसी बेहतरीन व्याख्या, ऐसी बेहतरीन कंटेंट आपको बहुत ही रेयर केस में मिलेंगे। आगे चलते हैं, इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। इसमें मेहनत लगती है साथी, जी जान लग जाता है, और जान लगा के क्या किया जाता है, कंटेंट तैयार किया जाता है। एडिटर साहब की हालत खराब हो जाती है। चलिए आते हैं, नीली भेड़, उड़न गिलहरी, उड़न गिलहरी इसमें शामिल है। एक सींग वाला गैंडा भी शामिल है, एक सींग वाला गैंडा भी शामिल है। और हिमचीता, क्या साथी, हिमचीता भी इसमें क्या है, शामिल है। यह कौन सा जोन है, तो यह भारतीय हॉटस्पॉट जोन का पूर्वी हिमालय क्षेत्र का जोन है। बताइए इसमें कोई दिक्कत, मिटा दे कुछ, अब मिटाएं, इधर आए, मिटा दें साथी। चलिए ये तो नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट रख लिए होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग मेहनत से मन लगा के क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं तो चीज़ों को अच्छे से नोट कर रहे होंगे, और बेहतरीन कंटेंट के साथ एकदम सेशन चल रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको नोट करने में, और कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक नोट नहीं करेंगे यहाँ पर बिल्कुल मुझे पूरा अपने पे विश्वास है कि आप लोगों को मैं समझाऊंगा तो आप लोग निश्चित तौर पर क्या करेंगे, इस चीज़ों को समझ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बाद में क्या होगा, आपके लिए समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। तो इसमें एक नोट बनाइए, नोट लिखिए। क्या नोट, कुछ तथ्यों को भी मेंशन कर देता हूं। तो जैसे प्रवाल भित्तियों का कह सकते हैं, प्रवाल भित्तियों को प्रवाल जो भित्तियों को समुद्री वर्षा वन भी क्या किया जाता है, कहा जाता है। समुद्री वर्षा वन के रूप में भी जाना जाता है। समुद्री वर्षा वन के रूप में हम क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब बहुत ध्यान से देखिएगा। इंडो बर्मा क्षेत्र नोट में दूसरा पॉइंट है, पहला और दूसरा। जो इंडो बर्मा क्षेत्र है साथी, इंडो बर्मा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा, क्या साथी, सबसे बड़ा क्या हॉट स्पॉट जोन है, हॉट स्पॉट जोन है। बताइए यहां तक कोई समस्या, सबसे बड़ा क्या है, हॉट स्पॉट जोन है।
ठीक, आगे चलते हैं। अमेजन वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथी? पृथ्वी का फेफड़ा। किस लिए? क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधताएं पाई जाती हैं। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला महाद्वीपीय देश जो है, चौथा करेंगे, सर्वाधिक जैव विविधता वाला महाद्वीपीय देश कौन है? तो अफ्रीका है। जो महाद्वीप है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। बताइए यहां तक कोई समस्या साथी? पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पश्चिमी घाट को विश्व धरोहर सूची में 2002 को शामिल किया गया। 2002 में शामिल किया गया। बताइए यहां तक कोई समस्या आपको? मुझे उम्मीद है साथी कि कोई समस्या जरा सा भी नहीं होगी आपको, क्योंकि इतनी बेहतरीन तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बता रहा हूं। बताइए अब आगे जो हॉट स्पॉट क्षेत्र है दूसरे नंबर का, क्या साथी? दूसरे नंबर का वह पश्चिमी घाट ही है। कौन है? पश्चिमी घाट। जानते हैं ना पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, जो ये भारत का जो यह वाला हिस्सा है, जो भारत का ऐसे वाला हिस्सा है, ठीक है, तो यह हिस्सा क्या कहलाता है? पश्चिमी घाट। और यह हिस्सा क्या कहलाता है? पूर्वी घाट। और यही दोनों का मिलन होता है। ठीक है, तो यह पूर्वी घाट और यह कहाँ है? पश्चिमी घाट। ध्यान रहे, ठीक है, इतना समझ जाते ही होंगे। चलिए आगे चलते हैं। पश्चिमी घाट में बताता हूं मैं आपको। जो पश्चिमी घाट में ऐसा थी, इसमें कौन कौन सी प्रजातियों को संकटग्रस्त घोषित किया गया है? तो देखिए कौन सी घोषित किया गया है। तो मैकैक बंदर, कौन सा? एक मैकैक बंदर होता है, यह बड़ा अनोखा है। क्यों अनोखा है? क्योंकि इसकी पूंछिया जो होती है ना, वो शेर की पूंछ जैसी होती है। शेर की पूंछ वाला बंदर। ठीक है, शेर की पूंछ जैसी क्या होती है? इसकी पूंछ होती है। नीली बुरंजी पुष्प, अगला क्या है? नीली बुरंजी पुष्प, यह भी है, पादप में आ जाएगा, यह जीव में आ जाएगा। और ठीक है, और जो है उधर के पश्चिमी घाट के जो बाघ हैं, वह क्या हैं? इसमें आते हैं। ठीक, अब आते हैं इंडो बर्मा क्षेत्र पर। तीसरा जो स्थल है वह क्या है? इंडो बर्मा क्षेत्र। ठीक है, एरियाज ऑफ इंडो बर्मा। ठीक है, इसमें क्या है? इस क्षेत्र में क्या है? हाथी, जो इस क्षेत्र के बंदर, अदरक और कछुआ, हाथी, बंदर, अदरक और कछुआ। ध्यान दीजिएगा साथी, जैसे कि वह जिन क्षेत्रों पे जिस भी प्रजाति का लगभग विलुप्त हो जाती है वह प्रजाति, वहां पे क्या किया जाता है? उसको हॉट स्पॉट जोन बना दिया जाता है। अर्थात इसका मतलब अदरक लिखे हैं तो इसका यह मतलब है कि इस क्षेत्र में, इंडो बर्मा क्षेत्र में अदरक का उत्पादन अब नाम मात्र का ही रह गया है, इसलिए ये भी आ जाते हैं। और आप लोग जानते हैं कि जो अदरक है वह पादप क्षेत्र में आती है कि नहीं? बताइए, इसमें से कोई दिक्कत?
बताइए। अब अगला जो आता है लास्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वह कौन सा आता है? सुंडालैंड। कौन सा साथी? सुंडालैंड। और इसमें क्या है? एक मछली है, मछली, एक विशेष प्रकार की मछली, विशेष प्रकार की है, ठीक है। उसको क्या किया गया है? यह विशेष प्रजाति है उसकी एक, ठीक है। और यहां पर प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्तियों को भी क्या किया गया है? संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। बताइए यहां तक कोई साथी समस्या, कोई परेशानी और कोई तकलीफ? तो बताइए, हम आप आगे चले। फिर ये देख लीजिए, फिर थोड़ा सा और है, मैं बता दूं, थोड़ी सी चीज़ें और है। आज इस टॉपिक को समाप्त ही कर देता हूँ, थोड़ा सेशन लंबा भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, आप लोग मेहनती बच्चे हैं, मेहनत कर लेंगे, उसमें क्या है। आप लोग पढ़ने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं भाई, मैं जानता हूँ। इतनी आप लोगों के अंदर तत्परता है कि आप पढ़ने के लिए इतना एक्टिव हो जाते हैं कि कभी कभार मास्टर भी परेशान हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूं कि जो हॉट स्पॉट जितने क्षेत्र थे, अब उनकी क्या है, हॉट स्पॉट क्षेत्र है, उनकी समस्याएं क्या हैं, क्यों वह हॉट स्पॉट क्षेत्र बने? तो भारतीय हॉट स्पॉट क्षेत्र की समस्याएं, भारतीय हॉट स्पॉट क्षेत्र की क्या है? समस्याएं। इसमें क्या है? आवासों का नष्ट होना, आवासों का नष्ट होना, आवासों का नष्ट होना। जैसे ध्यान दीजिएगा कि आप जब कहीं पे फैक्ट्री डाल रहे हैं किसी वन क्षेत्र में, तो उसको जब आप काट देंगे तो न पता कितने जीव जंतु क्या हो जाते हैं, बेघर हो जाते हैं बेचारे, जिनका वही वृक्ष क्या है, सहारा है। भले ही आप वृक्षारोपण करवाएंगे, 25 साल न लग जाएगा बच्चा उसको तैयार होने में, और वह 25 साल तक प्रजाति बैठ के वहाँ पे इंतजार करेगी कि नहीं नहीं पेड़वा लगाएंगे तो आएंगे, तो फिर जब वो बड़ा होगा तब हम उस पर रहेंगे। ऐसा नहीं है, वो पलायन कर जाते हैं वहाँ से, तब उस क्षेत्र से पलायन करके किसी और क्षेत्र में चले जाते हैं, कुछ सर्वाइव नहीं कर पाते, मर जाते हैं। तो ऐसी प्रजातियों को हॉटस्पॉट जोन में रखा जाता है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा कारण ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, विदेशी प्रजातियों का आगमन, विदेशी प्रजातियों का आगमन। अब देखिए जैसे बात वही होती है ना कि नगरीकरण और औद्योगिकरण, औद्योगिकरण। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? विदेशी प्रजातियों के आगमन का मतलब वही हो जाता है कि जैसे आप एक अपने परिवेश, अपने घर परिवार, गांव घर से निकल के किसी दूसरे परिवेश में चले जाते हैं, तो आपको कितनी समस्याएं ना पता है झेलनी पड़ती हैं, न वहाँ पे आपके अनुकूल माहौल मिलता है, ना आप जैसे लोग मिलते हैं पुलिया पे बैठने वाले, ठीक है। और कल मैं लिखवाऊंगा कुछ महत्वपूर्ण तत्व लिखवाऊंगा, फैक्ट लिखवाऊंगा, जिसको आपको लिखना है, मैं लिखता जाऊंगा, आप छापते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और ऐसे वो शब्दावलियाँ हैं और ऐसे वो डाटा हैं कि जिनको आप स्वयं खोजेंगे तो एक जगह मिलने ढूंढ के एक जगह इकट्ठा करने बहुत परेशानी होगी, और मैं क्या करूँगा उसको आपको बता दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो आज इस बेहतरीन सेशन को यहीं तक रखते हैं साथी, बाकी अगली क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आपके लिए साथी दिवाली की आगामी शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको हमेशा अच्छे राह पर चलने की शक्ति और अच्छे तरीके से सोचने की शक्ति प्रदान करें, और आप जिस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं
उस क्षेत्र में की गई मेहनत को सफल बनाएं। तो जय हिंद, जय जय काब अकादमी।